हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार हंसी के साथ मैं नीतू राका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार आज रही है क्लासेस पर। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज की। जितने भी महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है, तत्व हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, केमिकल से रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऑलमोस्ट सभी केमिकल्स को इस क्लास के अंतर्गत कवर कर लूँ। चलेगा। शुरुआत करेंगे केमिकल फॉर्मूला, यानी कि हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे रासायनिक सूत्रों की। तो सबसे पहले आपको पता है बेसिक केमिकल की अगर हम बात करते हैं, पूरी जिंदगी पूरा जीवन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, केमिकल से शुरू हो चुका है। तो सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक और सोने के बाद भी हमारा जीवन किससे घिरा हुआ है, हमारा जीवन रसायनों से घिरा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर से। सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण की। तो अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, अगर हम अपने पर्यावरण की बात करते हैं, हमारे पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। तो अगर हम अपने पर्यावरण की बात करते हैं, अपने एनवायरमेंट की बात करते हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे पर्यावरण से, हम शुरुआत करेंगे अपने एनवायरमेंट से। और तब हम अपने एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे एनवायरमेंट में क्या है, देयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि बहुत सारी गैसेस का समूह है। सिंपली अगर मैं बात करती हूँ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो चलिए यहीं से और यही गैसेस मिलकर के आगे जा करके क्या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं। सबसे पहले हमारे पर्यावरण के अंतर्गत पाई जाने वाली नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज कितनी है, करीबन 78% के आसपास केवल और केवल क्या है, नाइट्रोजन है। वही अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, करीबन 21% के आसपास ऑक्सीजन, और इसके बाद आती है आपकी आर्गन 0.9%, और वहीं पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले 0.03% हुआ करती थी और जिसको बढ़ा करके हमने 0.04% कर दिया। अच्छी खासी उपलब्धि हमारी हमने हासिल की है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को आज के समय पर ग्रीन हरित प्रभाव की अगर मैं बात करती हूँ तो ग्रीन हरित प्रभाव के अंतर्गत कुछ मुख्य गैसों में इसको शामिल कर लिया गया है। ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसको किस में इंक्लूड कर लिया गया है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत इसको इंक्लूड कर लिया गया है। बस इतना ही पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी तो हम गैसेस का एक और सेशन लेंगे जिसमें गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और यही गैसेस आगे जाकर के क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बना लेती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फर की, अगर हम बात करें आगे जाकर के सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन आगे जाकर के क्या बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। और दोनों ही गैसेस किसकी, अगर मैं अम्लीय वर्षा की बात करती हूँ तो अम्लीय वर्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटक है, और ये हमारे शरीर के लिए, हमारी फसलों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक और बहुत ही घातक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड जितने भी केमिकल्स इंपॉर्टेंट है उनको एक बारी में देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर साधारण नमक की। साधारण नमक यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं। साधारण नमक हम किसे कहते हैं, साधारण नमक कहा जाता है कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, यानी कि ये क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड। और अगर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं, सोल्ट की फॉर्मेशन की बात करें, तो ये कहाँ से बनता है और कैसे बनता है। तो कोई भी एसिड, अगर हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये यहाँ से सोल्ट बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। यानी कि अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, और यहाँ से वाटर का, जल का एक कण जो है बाहर निकल जाता है। तो NaCl इसकी जो फॉर्मेशन होती है किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दो दो चीजों को एक साथ डिस्प्लेस करता है। और साधारण नमक के जो निर्माण है ये किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है, तो ये होती है उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। उदारीकरण की प्रक्रिया
या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को किस नाम से जाना जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जिसमें से अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, तो सोडियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। यानी कि अगर हम अपनी मांसपेशियों के अंतर्गत संकुचन की बात करते हैं, हमारे तंत्रिका तंत्र की बात करें, हमारे नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो पूरे का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत चाहे रक्त का संचार हो, चाहे जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हो, चाहे हमारे शरीर के अंतर्गत होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यानी कि विद्युत संकेतों का संचार हो, उन सभी का नियंत्रण कौन करता है? उन सभी का नियंत्रण सोडियम करता है। तो अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करती हूँ, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजों में से एक खनिज आता है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है जितने भी बेक्ड सब्सटेंसेस हैं जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं बेकिंग सोडे के फॉर्मूले की बात करती हूं, तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है NaHCO3। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से। सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से हम इसको जानते हैं। NaHCO3 इसे कहा जाता है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जो NaHCO3 है, ये किस में मदद लिया जाता है? इसको हम कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं? किस लिए उपयोग में हम इसको लेते हैं? इसको उपयोग में लिया जाता है खाद्य सामग्रियों को बेक करने के लिए। जितनी भी खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्रियों को हम बेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बिस्किट बनाने के लिए ना बेकरीज पे जाते हैं तो बिस्किट मिलते हैं आपको। इसके अलावा केक अगर बना रहे हैं तो बेकरी के अंदर आपको मिलेगा। तो जितने भी बेक्ड आइटम्स होते हैं उन सभी के अंतर्गत बेकिंग सोडा NaHCO3 का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा। तब हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम से कई सारे आपके क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम से कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं NaCO3, Na2CO3 की अगर हम बात करें, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अगर हम Na2CO3 की बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, और इसको हम जानते हैं किस नाम से? धवन सोडे के नाम से जानते हैं। या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सोडा ऐश। और इसी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? इसी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके बनाते हैं Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कई बार आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है धवन सोडे का, और हम लोग किसको लगा करके आते हैं? सोडियम कार्बोनेट को लगा करके आते हैं। तो तब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है। वहीं Na2CO3 की बात की जाए तो ये क्या है? ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत ये किस रूप में है? जलीयकृत रूप में है। और जल के कितने अणु मौजूद है? तो यहाँ पर जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। तो तब जल के 10 अणु यहाँ पर आ जाए तो अब ये क्या बन चुका है? अब ये बन चुका है वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा बन चुका है, वॉशिंग पाउडर बन चुका है। अब हम इसको किस नाम से जानेंगे? धवन सोडे के नाम से जानेंगे। अब इसको कहा जाएगा धवन सोडा। ठीक है, तो सोडा ऐश होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका इस्तेमाल करके, जिसका प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? इसी का प्रयोग करके हम किसका निर्माण करते हैं? धवन सोडा या फिर वॉशिंग सोडे का निर्माण करते हैं ना। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी निरमा से आई। तो जो दूध से सफेदी वाला निरमा है उसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये जलीयकृत रूप में है, 10 जल के अणु इसके पास होते हैं। और जो हम सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे थे, तो दूसरा केमिकल जो हमने यहाँ पर पढ़ा है
सोडियम का एक तो हो गया सोडियम कार्बोनेट, और जो दूसरा केमिकल है दैट इज NaHCO3, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है खाद्य सामग्री को बेक करने के लिए। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तब इसीलिए इसको क्या कहा है, बेकिंग सोडा कहा गया। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है बेकिंग सोडा, इसको हम बेकिंग सोडे के नाम से जानते हैं। बट ये जो बेकिंग सोडा है, अगर मैं बेकिंग सोडे की बात करती हूँ, ये ना तब खाद्य सामग्रियों को बेक करता है, तो ये उनके अंतर्गत ना एक कड़वापन ला देता है। तो कभी आप अगर केक खाओगे तो हल्का से कड़वाहट होती है, ठीक है, कभी चॉकलेट केक खाओ तो बहुत कड़वा लगता है, बेक्ड आइटम को अगर आप ऐसे खाओगे तो कड़वाहट होती है, हल्की सी बिटरनेस होती है। तो उस कड़वाहट को दूर करने के लिए तब इसी बेकिंग सोडे के अंतर्गत टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाए, टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाए। यानी कि अगर इसी बेकिंग सोडे के साथ क्या मिला दिया जाए, टार्टरिक एसिड मिला दिया जाए, टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी यहाँ पर टार्टरिक अम्ल की अगर मैं बात करती हूँ कि जितने भी खाद्य सामग्री हैं उनमें से कड़वाहट को दूर करने के लिए किसको मिलाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है। और कंबाइंडली तब हम इन दोनों की बात करेंगे, तो अब ये कंबाइंडली क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है ईटिंग सोडा। अब ये ईटिंग सोडा कहलाएगा। अब हम इसको क्या कहेंगे, खाने का सोडा। अब इसको कहा जाएगा खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा और खाने का सोडा, दो सोडे आते हैं। कभी मम्मी से पूछेगा किचन में, तो दो प्रकार के सोडे का इस्तेमाल करते हैं, एक बेकिंग सोडा होता है और एक होता है खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा या फिर इसी को क्या कहा जाता है, मीठा सोडा। यही क्या होता है, मीठा सोडा होता है। मीठा सोडा की अगर हम बात करें, आपसे मीठा सोडे का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, खाने के सोडे का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत बेकिंग सोडे के साथ साथ टार्ट्रिक अम्ल को मिला दिया जाता है, टार्ट्रिक एसिड को इसके अंतर्गत मिक्स कर दिया जाता है। समझे बात को? चलिए नेक्स्ट। अब वही अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा धवन सोडा। तो धवन सोडे का फॉर्मूला हमने देख लिया है। धवन सोडे का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखो, ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट आकर के ये मत कहिएगा कि मैम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो आप हिंदी में पढ़ाइए, क्योंकि ये सब नाम देवनागरी में लिखे ही नहीं गए, हिंदी में लिखे ही नहीं गए हैं। ये सब जो नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम, वो किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, IUPAC के आधार पर पढ़ रहे हैं। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? तो आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के आधार पर हम ये सारे के सारे नामकरण पढ़ रहे हैं। तो ये किस भाषा में है, तो ये IUPAC ने दी है, साइंटिफिक भाषा में है, वैज्ञानिक भाषा में है, तो देवनागरी में भी इनके नाम वही होंगे। जहां हमें हिंदी की जरूरत होगी वहां मैं हिंदी बताऊंगी। अब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको देवनागरी में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ही लिखा जाएगा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट ही लिखेंगे देवनागरी में, और इसको टार्ट्रिक अम्ल लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तब आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जहां पर भी हिंदी की जरूरत होगी मैं अपने आप बताते हुए चलूंगी, जहां पर हिंदी की पॉसिबिलिटी नहीं है तो वहां पर आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे की अगर हम बात करते हैं, NaOH, यानी कि ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, NaOH, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों भाषाओं में इसको किस नाम से जानेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही नाम से हम इसको जानेंगे। अब एक्चुअल में जो NaOH है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करता है, ये कास्टिक सोडे के तौर पर काम में लिया जाता है। कहां पर, किस प्रवृत्ति का है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का है।
क्षारीय प्रवृत्ति की अगर हम बात करते हैं यानी कि बेसिक नेचर का है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जल से कठोरता को निकालने के लिए। यानी कि अगर हम बात करते हैं कहाँ से, इसको जल से कठोरता को निकालने के लिए, कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस तब हमें रिमूव करनी होती है। इसी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, साबुन बनाने के लिए। इसी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, दवा दारू दवाइयाँ बनाई जाती है, पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा उद्योग के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर पेपर बन रहा है, कागज बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, इन सभी के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक सोडे की अगर हम बात करें, आपने अक्सर देखा होगा, मतलब तब बचपन में अगर आप गांव में रहे हैं तो आपने देखा होगा, तब हम छोटे थे उस समय पर भी क्या होता था कि डलडियों का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, मिट्टी की, और डलडी बनी होती थी भूसे का इस्तेमाल करके, मिट्टी का इस्तेमाल करके, कॉपियों के गत्तों का इस्तेमाल करके। हमारी जो दादियाँ थी, बुआ जी वगैरह थी जिनकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी है, वो सब क्या करते थे उस समय पर, वो डलडियाँ बनाते थे घर में। शादियों में उस समय पर जो टोकनी वगैरह, अब तो क्या करते हैं स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने लगे हैं, पहले उन डलडियों का इस्तेमाल किया जाता था, टोकनियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो घर की महिलाएं तब उनका निर्माण करती थी, तो वो क्या करते थे, बहुत सारा कास्टिक सोडा उसके अंतर्गत डालती थी। तो कास्टिक सोडा क्या करता था, जैसे कागज को गलाने में, कपड़े को गलाने में, इन सभी को गलाने में उसका इस्तेमाल लिया जाता है। ठीक है, दवाइयां बनाई जाती है इसका इस्तेमाल करके। जल को फिल्टर किया जाता है, वाटर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी की अगर हम बात करते हैं, फिटकरी को अभी के लिए छोड़ेंगे क्योंकि फिटकरी को थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। दो तरीके की फिटकरी का फॉर्मूला हमें पढ़ना है, तो इसको अभी के लिए स्किप करेंगे। लाल दवा, अब ये है हर मतलब ये गांव के हर हकीम की रामबाण दवा है। इसके अलावा, इसके बिना जो वो गांव में हकीम बैठे होते हैं ना, उनकी आधी सो बीमारी खत्म ही नहीं होती। वो इसी एक रामबाण इलाज को लिए बैठे होते हैं। शरीर पर दाना हो, खाज हो, खुजली हो, फोड़े हो, फुंसी हो, बरसात के मौसम में वो क्या निकाल लेते हैं कि भैया हाथ पक गया, अंगूठा पक गया, नाखून पक गया, तो ऐसी स्थिति में वो क्या निकाल के बैठ जाते हैं, लाल दवा निकाल के बैठ जाते हैं, जिसको हम जानते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से। क्या है ये, अगर हम बात करते KMNO4, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम पर मैग्नेट। और ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट होती है, इसको हम जानते हैं रेड मेडिसिन के नाम से, इसको जाना जाता है रेड मेडिसिन कहा जाता है। तो लाल दवा के तौर पर ये जानी जाती है। पोटेशियम पर मैग्नेट कैसी होती है नेचर में, एंटीसेप्टिक नेचर की होती है, एंटीसेप्टिक नेचर की है, इसीलिए कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, अगर शरीर में कहीं पर कोई घाव हो जाए, है ना, फोड़ा हो, फुंसी हो, फोड़ा हो, फुंसी, या फिर इस तरीके की जो समस्याएं हैं, यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर त्वचा संबंधी रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेड कलर की होती है। डॉक्टर क्या करता है, उसे पट्टी को इसमें भिगोएगा, कॉटन को भिगोएगा, उस घाव पर लपेट देता है। धीरे 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 एंटीसेप्टिक नेचर की है तो क्या करेगी, बैक्टीरिया को मारेगी, जीवाणु को मारेगी, धीरे धीरे घाव भरता चला जाएगा, और घाव भरेगा तो ये किसका, रामबाण इलाज है हर हकीम के पास। बढ़ेंगे आगे, कास्टिक पोटाश। तब हम कास्टिक पोटाश की बात करते हैं, ये आता है KOH। इससे पहले हमने कास्टिक सोडा पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कास्टिक पोटाश पढ़ रहे हैं, KOH। इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज NaOH, वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं KOH। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके भी लगभग जो यूजेस हैं वो सेम है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के थे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अलावा ये ना बहुत अच्छा अवशोषक होता है, बहुत अच्छा अवशोषक होता है, एब्जॉर्बेंट होता है कास्टिक पोटाश। तो इसको कहाँ पर यूज में लिया जाता है, एक तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए,
कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है प्रदूषण के अवशोषण के लिए, प्रदूषण के अवशोषण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक एब्जॉर्बेंट की तरह कार्य करता है। ये एक अवशोषक के रूप में यूज में लिया जाता है। जल से परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए पेपर उद्योग है ना, क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो बाकी सब तो जो बेसिस के यूज होते हैं वो इसके यूज है ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे चूने का पानी। चूने का पानी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? चूने का पानी। चूने का पानी हम किसे कहते हैं? तो यहां से ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाए कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? इसको हम जानते हैं क्विक लाइम के नाम से। क्विक लाइम, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी ये है आपका चूना, जो सफेद रंग का चूना होता है, यानी जो दुकानदार आपको लगा देता है। आप तो खैर क्या ही लगाओगे, है ना? तो दुकानदार जो चूना आपको लगा देता है, उस चूने की बात नहीं कर रहे हैं ना, पान वाले चूने की बात नहीं कर रहे हैं कि पान वाला जो चूना आप खा लेते हैं। ये है घरों में सफेदी के लिए जिस चूने का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट वॉश के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या किया भाई, इसी चूने को, क्विक लाइम को किसमें डाल दिया गया? पानी के अंतर्गत डाल दिया गया। तो ये किसका निर्माण करेगा? पानी के अंतर्गत डालने के बाद ये निर्माण करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH के होल ट्वाइस। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को चूने का जल कहा जाता है, चूने का पानी कहा जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? इसी को हम जानते हैं स्लैग्ड लाइम के नाम से। स्लैग्ड लाइम कहा जाता है, बुझा हुआ चूना, बुझ चुका है। स्लैग्ड लाइम जिसको क्या कहा जाता है? जिसको हम बुझा हुआ चूने के नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना इसे कहा जाता है। बुझा हुआ चूने के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, इसी को किस नाम से जाना जाता है? चूने का पानी कहा जाता है, यानी इसी को हम जानते हैं लाइम वाटर के नाम से। बार बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कहा जाता है चूने का जल। इसको किस नाम से जाने जाते हैं? चूने का जल कहा जाता है। इसको लाइम वाटर के तौर पर हम जानते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इसके अलावा कई बार इसको चूना पत्थर भी लिखा हुआ मिलेगा, लाइमस्टोन। हालांकि लाइमस्टोन किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। लाइमस्टोन एक्चुअल में किसे कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को। बट कई बार जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपने देखा होगा, चूने को पानी में डाला, सूख जाता है तो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है, पत्थर की तरह। तो इसको कई बार लाइमस्टोन भी लिखा हुआ मिलता है, यानी कई बार चूने का पत्थर भी इसे कहा जाता है। चूने का पत्थर भी कई बार इसको कह दिया जाता है ना। तो ये है मील का पत्थर, चूने का पत्थर। समझे मेरी बात को? चलिए, अब यही वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसका क्या हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लास्टर के लिए नहीं। अब आ जाइएगा यहां पर, आपसे पूछा जाए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपसे पूछा जाता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? अगर हम जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है आपका जिप्सम का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब इस जिप्सम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो जिप्सम आप सभी को पता है, ये क्या करता है? सीमेंट के अंतर्गत एक उत्प्रेरक, यानी कहाँ पर? सीमेंट के निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। निर्माण में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का कार्य, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, समझे मेरी बात को? इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये किसकी तरह? उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये एक कैटलिस्ट की
तरह कार्य करता है। कहने का मतलब है ऐसा रसायन जो किसी भी अभिक्रिया दर को या तो घटा दे या फिर बढ़ा दे, जो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया दर को नियंत्रित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कैटलिस्ट का नाम देते हैं। यानी कि या तो दर को बढ़ा दे या फिर दर को घटा दे। ठीक है, या तो ये क्या कर रहा है? दर को बढ़ा दे रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है? दर को घटा दे रहा है। तो ऐसे ही पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट के नाम से हम इनको जानते हैं। अब इसी जिप्सम का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? इसे जिप्सम का इस्तेमाल करके पीओपीजी को तैयार किया जाता है। अब पीओपीजी क्या है? तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, पेरिस का प्लास्टर है, तो इसको हिंदी में भी क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही हम इसको कहेंगे। अब देखो यहाँ पर ये है क्या? तो तब इस CaSO4 का CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, तब हम इसको हीट करते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, यानी कि करीबन 200 बार प्रेशर पर तब हम इसको हीट करते हैं। तो ये किस में टूटता है? तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर और हाई हीट पर तब हम इसको हीट करेंगे, तो ये क्या करता है? ये किस में टूट जाता है? ये टूट जाएगा आपका CaSO4, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जल के कितने अणु बाहर निकलते हैं? तो 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है बाहर निकल जाते हैं। तो 200 बार प्रेशर पर तब इसको हीट किया जा रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये आपका परिवर्तित हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंतर्गत। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पीओपी के नाम से जानते हैं। तो जो घरों में पीओपी कराई जाती है ना, छत के अंतर्गत, छत में जो डिजाइन बनाई जाती है, छत में जो पीओपी होती है कि भैया आज तो हमारे घर में पीओपी हो रही है, ठीक है, हड्डियों पर जो प्लास्टर किया जाता है, हड्डी टूटने पर, है ना, हड्डी टूटने पर, तो हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर किया जा रहा है वो किसका होता है? वो प्लास्टर भी आपका पीओपी का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं घरों में जितने भी, मतलब घरों में कुछ, जितने तो नहीं, कुछ कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखे होते हैं, वो किसके बने होते हैं? पीओपी के बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो चूने का पानी हमने देख लिया। चूने के पानी के अलावा हमने क्या देख लिया है? हमने देख लिया जिप्सम। जिप्सम के अलावा हमने क्या देख लिया है? जिप्सम के साथ साथ हम लोग पढ़ चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और जल के कितने अणु बाहर निकलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं चॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम चॉक की बात करते हैं तो चॉक का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसी को हम क्या कहते हैं? CaCO3। यही फॉर्मूला किसका है? चूना पत्थर का है। यही फॉर्मूला किसका होता है? मार्बल का होता है। मार्बल को भी हम क्या कहते हैं? संगमरमर को भी हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं। तो इन तीनों का फॉर्मूला क्या है? तीनों का ही फॉर्मूला सेम है। आप तीनों को देख पा रहे हो, चाहे हम चौक की बात करें, चूना पत्थर की बात करें, चाहे हम किसकी बात करें, संगमरमर की बात करें, तो इन तीनों का फॉर्मूला सेम है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से। यानी कि ताजमहल किसका बना है? संगमरमर का। तो किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। कुतुब मीनार किसकी बनी है? तो किसकी बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट। लाल किला किसका बना है? पत्थर का बना है। तो किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जो चूना पत्थर है, संगमरमर है, चौक है, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार के पत्थर हैं। पत्थर का फॉर्मूला क्या है? संगमरमर का फॉर्मूला क्या है? ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए अब इनमें कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया है। आपको ये मत कहना कि नहीं, मैंने लाल किले के अंदर दूसरा पत्थर यूज किया है। विशेष प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, बट ओवरऑल पत्थर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। नौसदार, अमोनियम क्लोराइड। नौसदार किसका फॉर्मूला है? NH4Cl। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं अमोनियम
क्लोराइड के नाम से। दवाइयां बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल करके, ये ध्यान रखिएगा। दवाइयां बनाने में यूज में लिया जाएगा, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इवन अगर हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स बनाए जाते हैं, इसी का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। पेस्टिसाइड्स के अलावा अगर हम बात करते हैं, इसी का इस्तेमाल करके वीडीसाइड्स बनाए जाते हैं। इन सभी का निर्माण किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, लाफिंग गैस। हंसते रहते ना उसके आप लाफिंग बुद्धा की तरह हंसते जा रहे हैं। तो ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ध्यान रखिएगा, एक होती है NO2 जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये क्या है, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ये फॉर्मूला किसका है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। लिथार्ज PbO यानी कि लेड ऑक्साइड इसको कहा जाता है। लिथार्ज लेड ऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल है, ये खतरनाक है। आपको पता है लेड की अगर हम बात करते हैं, लेड से ये हम मानसिक रोगों से ग्रसित करती है। मानसिक रोग इसके कारण होते हैं, मेंटल रिटार्डनेस जैसी स्थिति यहाँ पर आती है, ये मेंटल डिजीजेस क्रिएट करती है। इसीलिए थोता जो होता है, लेड जो होता है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। गैलेना, गैलेना का फॉर्मूला क्या है, PbS। ये क्या है, लेड सल्फाइड की अगर हम बात करते हैं, दिस इज लेड सल्फाइड। इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंतर्गत रसायन बनाने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल के अंतर्गत यूज किया जाता था लेड का, ठीक है, टेट्रा एथाइल लेड का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से जो लिथार्ज है, लेड ऑक्साइड है, या फिर अगर हम गैलेना की बात करते हैं, ये दोनों बिल्कुल उसी तरीके से हमारे लिए श्वसन संबंध या फिर मानसिक रोग हमारे शरीर में पैदा करते हैं। सफेद लेड, ये किसे कहा जाता है, व्हाइट लेड की अगर हम बात करते हैं, व्हाइट लेड। तो ये क्या है, ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट है, किसका बना है, लेड कार्बोनेट प्लस लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये लेड कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड से ऑक्साइड है, लेड हाइड्रोक्साइड, ये एक डबल सॉल्ट है। इस चीज को ध्यान रखिए। कहाँ पर यूज में लिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, पेंट्स वगैरह बनाने में, है ना। नेक्स्ट आइए अम्लराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अम्लराज की बात करते हैं, किसे कहा जाता है अम्लराज, एसिड किंग को कहा जाता है, एसिड किंग। ठीक है, अम्लों का राजा है ये एसिड किंग। ये दो केमिकल के HNO3 और HCl, यानी कि अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड प्लस अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के रेशो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, जिसमें रेशो क्या रहती है, इनकी 1:3 की रेशो रहती है। इसी को रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है, शाही जल के नाम से जाना जाता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रॉयल वाटर। रॉयल वाटर का मतलब क्या है, इसको क्या नाम दिया जाता है, शाही जल का नाम दिया जाता है। क्यों, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, गहने बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सिल्वर होता है या फिर गोल्ड होता है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पूर्ण रूप से, दोनों ही क्या है, पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। और अगर ये पूर्ण रूप से घुलनशील है तो इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है किसके अंतर्गत, गहने बनाने में, ज्वेलरीज बनाने के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, CO2। तो ड्राई CO2 को हम किस नाम से जानते हैं, ये क्या है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कहलाती है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से हम इसको जानते हैं। हॉर्न सिल्वर, AgNO, हॉर्न सिल्वर की अगर हम बात करते हैं AgCl, इज इट। हॉर्न सिल्वर क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। भारी जल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारी जल, यहां पर भारी जल यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं,
हैवी वाटर, ये बार बार आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैवी वाटर पूछे तो D2O, और अगर आपसे हार्ड वाटर पूछे तो हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या है, D2O। ठीक है, D2O क्या है, ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दिस इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और वही अगर आपसे T2O पूछता है तो T2O क्या है, T2O जो है दिस इज ट्राइटियम ऑक्साइड, ये है ट्राइटियम ऑक्साइड। तो इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर, हैवी मशीन्स के अंदर। ये किसके काम करते हैं, एक एब्जॉर्बेंट यानी कि हीट के अवशोषक का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, हाई अमाउंट में रिलीज होने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। देखो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन गैस के जो आइसोटॉप्स हैं समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक है, समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हम किसे कहते हैं, ऐसे केमिकल्स जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, बट इनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये हमेशा भिन्न रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं H11, हम बात करें H12, हम बात करें H13 की, तो H11 को क्या कहा जाता है, प्रोटियम कहा जाता है। H12 को क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है। और H13 को क्या कहा जाता है, ट्राइटियम कहा जाता है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो प्रोटियम का इस्तेमाल करके H2O, ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करके D2O, ट्राइटियम का इस्तेमाल करके T2O। ये क्या कहलाता है, ड्रिंकिंग वाटर कहलाता है, पेय योग्य जल है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के नाम से जानते हैं। यानी कि पीने वाला जो जल है ये क्या है, ये है आपका हैवी वाटर। हैवी वाटर यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं, भारी जल के नाम से जानते हैं। और वही अगर आपसे पूछ लिया जाए D2O ट्राइटियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, दिस इज द हार्ड वाटर। और आपसे पूछ लिया जाता है जल के अंतर्गत जो कठोरता है वो किसके कारण आती है, तो इसके अंतर्गत जो कठोरता आती है वो मुख्यतः आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के कारण। क्योंकि यहाँ पर लवण की आर्द्रता यानी कि लवण की सांद्रता की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन यानी कि लवण की सांद्रता अगर ज्यादा है तो ऐसे ही जल को हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं, जो कि हार्श मिनरल्स के कारण ये हार्ड हो जाता है। समझे बात को, इसके अंतर्गत क्या मौजूद है, हार्श मिनरल्स मौजूद है, जिसके कारण से ये कठोर हो चुका है, जिसके कारण से ये हार्ड हो चुका है, इसीलिए हमने इसको हार्ड वाटर कहा है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रोड्यूसर गैस, देखिएगा प्रोड्यूसर गैस याद रखना। अगर हम प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस आपसे पूछी जा रही है। तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है, अगर हम प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन से मिलकर के बनी है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, तो ये तो है प्रोड्यूसर गैस। अब यही से आपसे दूसरे क्या पूछे जाते हैं, इसको सियान गैस भी कहा जाता है, इसी को सियान गैस के नाम से भी जानते हैं या फिर प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। और दूसरा फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइएगा वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो वाटर गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से मिलकर के बनी है। तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलते हैं, ये मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ये मिलकर के निर्माण करती हैं वाटर गैस का। इज इट, चलिए पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। मार्श गैस, आपके सामने लिखा है मार्श गैस, तो मार्श गैस हम किसे कहते हैं, फटाफट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मार्स गैस किसे कहा जाता है, अगर हम मार्स गैस की बात करें। मार्स गैस, सॉरी, आइए, जो मार्स गैस है CH4 को कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज एक्चुअली मीथेन।
यही कहाँ पर पाई जाती है? गोबर गैस के अंतर्गत। आपसे पूछी जाए कि गोबर गैस में कौन है? मीथेन है। सीएनजी में सबसे ज्यादा कौन है? मीथेन है। ठीक है, दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र यानी कि जैसे आपसे पूछा जाता है धान के खेत में, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल गैस। कई जगह पर इसको प्राकृतिक गैस भी कहा गया है, नेचुरल गैस भी कहा गया है। ठीक है, तो धान के खेत से यानी कि पैडी फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो पैडी फील्ड से कौन सी गैस निकलती है? तो पैडी फील्ड से निकलती है आपकी मीथेन गैस, CH4 की अगर हम बात करते हैं। समझे? अब देखो ये जो CH4 गैस है, मीथेन है। यहां से एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए यहां से मिथेनॉल का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है ना, तो मीथेन अब यहाँ पर क्या होगा? एक ही होगा, CH3OH, एक हाइड्रोजन गायब। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए इथेनॉल का फॉर्मूला, इन दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो C2H5OH। इथेनॉल जो है ड्रिंकिंग अल्कोहल है, मिथेनॉल जो है जहरीली शराब है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पॉइजनस अल्कोहल के नाम से जानते हैं। सिरका, सिरका एसिटिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH, इसी को किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला किसका? एसिटिक एसिड का है। इसी को हम विनेगर कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। बनता किससे है? ये बनता है फर्मेंटेशन से। किससे बनेगा? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। जैसे मिथेनॉल बनती है, अल्कोहल बनती है, यानी कि किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, तो अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। चीनी, चीनी हम किसकी बात कर रहे हैं? सुक्रोज की बात कर रहे हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। किससे मिलकर के बनी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ साथ इसमें क्या है? ग्लूकोज के साथ साथ इसके अंतर्गत मौजूद है फ्रक्टोज, क्योंकि ये किससे? गन्ने के रस से बनाई गई है। और आपको पता है गन्ने के रस में, फल के रस में क्या पाई जाती है? फल के अंतर्गत पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज पाई जाती है। तो फ्रक्टोज किस में है? तो गन्ने के, या फिर कहां पर मौजूद है? फल के रस में मौजूद है। तो फल के रस से या फिर गन्ने का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? सुक्रोज बनाते हैं, जो एक तरीके की डाइसैकेराइड होती है। ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा किससे बनाई जाती है? सबसे ज्यादा ये बनाई जाती है चुकंदर, और चुकंदर के बाद ये किससे बनाई जाती है? गन्ने से बनाई जाती है। ठीक है, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। ठीक है, यानी कि अमोनिया के दो मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। दिस इज यूरिया। ठीक है, आपसे पूछा जाए यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया की अगर हम बात करें, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, इसको हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण जो है ये किया गया है वूलर के द्वारा, वूलर के द्वारा किया गया है। ठीक है, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पाई जाते हैं, कर्क रोग कर देती है ये हमारे शरीर के अंतर्गत। नेक्स्ट बढ़ेंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? KNO3, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम जानते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और इसी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर यानी कि गंधक, और गंधक के साथ साथ चारकोल, इन तीनों का मिश्रण है जिसका इस्तेमाल करके गन पाउडर बनाया जाता है। करीबन 80% केवल इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट होता है, तो कई बार पोटेशियम नाइट्रेट को गन पाउडर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम चिल्ली सॉल्ट पीटर की बात करते हैं, ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका NaNO3, सोडियम नाइट्रेट इसको कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आते हैं बोरेक्स, सुहागा। आपको पता है हमारी आंखों से, यानी कि आई से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां हैं
उन सभी के अंतर्गत आपको क्या दिखाई देता है? सोडियम बोरेक्स की अगर हम बात करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इसको किस नाम से जाना जाता है? सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट। इसी को हम सुहागा कहते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आंखों को धोने के लिए भी। आंखों में कोई एलर्जी हो जाए तो पानी में सुहागा डालो और आंखों को धोना शुरू कर दो। जितने भी आंखों से संबंधित दवाइयां होती हैं उन सभी में पाया जाएगा। लूनार कास्टिक AgNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। AgNO3 की अगर बात की जाती है। वहीं आपसे हॉर्न सिल्वर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है आपका हॉर्न सिल्वर, और सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? लूनार कास्टिक, ठीक है। आपसे पूछा जाए मिथेनाइड का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, मिथेनाइड, तो ये क्या है? अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड को हम किस नाम से जानते हैं? मिथेनाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोलिथ, कॉलेमिल, लिपोजाइट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को कहा जाता है सिलिका और लाफिंग गैस। अच्छा, फिर से कुछ रिपीट होते जा रहे हैं। हाइड्रोलिथ क्या है? कैल्शियम हाइड्राइड। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्राइड को हम किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्राइड। या फिर हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये है आपका CaH2। आपसे कैलोमिल का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये क्या कहलाता है? सिल्वर क्लोराइड। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिल्वर क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है। सिल्वर क्लोराइड इसको कहा जाता है। वहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये किसके तौर पर? ये एक इंडिकेटर, एक सूचक के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है। स्पेसिफिकली जो ट्रैफिक पुलिस के पास एक डिवाइस होता है ब्रीथेलाइजर, जिससे अल्कोहल को डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ड्रंक एंड ड्राइव का केस तो नहीं है, इंसान पी करके तो गाड़ी नहीं चला रहा, ठीक है। तो सूचक है जो किसके अंतर्गत पाया जाता है? ब्रीथेलाइजर के अंतर्गत पाया जाता है। ब्रीथेलाइजर की अगर हम बात करते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? लॉपेजाइट के नाम से। सिलिका SiO2, दिस इज कॉल्ड एज सिलिका ऑक्साइड, ठीक है। सिलिका डाइऑक्साइड हम इसको कहते हैं, सिलिकेट के नाम से जानते हैं, सिलिका डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? क्वार्ट्ज कहा जाता है। क्वार्ट्ज, दिस इज कॉल्ड एज क्वार्ट्ज। कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हो मैम? मुझे ही नहीं पता मैं कौन सी बोल रही हूँ। क्वार्ट्ज, दिस इज कॉल्ड एज क्वार्ट्ज। नेक्स्ट आइए, लाफिंग गैस हम पढ़ चुके हैं, N2O। नेक्स्ट, खत्म नहीं हो रहे क्या? ये खत्म ही नहीं हो रहे। पोटाशियम कोई नहीं खत्म हो रहे, एक और सेशन ले आएंगे, ठीक है। चलिए, पोटाशियम, अब ये इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम हम किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है फिटकरी। अब तक ऑलमोस्ट आपने एक फिटकरी का फॉर्मूला पढ़ा भी होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो आज हम 2 फिटकरी के सूत्र आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले पोटेशियम, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि ये क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कौन सी है? पोटेशियम है। अब एक और फिटकरी होती है जिसको हम क्रोम एलम के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है? K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस। सेम ही फॉर्मूला है, बस किसका डिफरेंस है? ये एलम, ये जो एलम है ये किसकी एलम है? एल्यूमिनियम की है, और ये किसकी है? क्रोमेट की है। यहाँ पर क्रोमियम है और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, बस यही फर्क है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्रोम एलम का फॉर्मूला पूछा जाए तो K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और अगर आपसे पोटाशियम पूछा जाए तो ये क्या होगी? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब एक जमाना ऐसा है कि सूत्र को सबसे खतरनाक सूत्र माना जाता है, ताकि ये याद हो गया तो सब कुछ याद कर सकता है ना। आज भी हमारे घर वालों को यही लगता है कि भैया ये बता,
पोटाशियम का फॉर्मूला क्या है? वो पोटाशियम का तो याद नहीं करता, बट सिंदूर का उसे जरूर याद रहेगा, लाल सिंदूर। तो जो मांग में आप सिंदूर भरने वाले हैं सिलेक्शन के बाद, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल में वो है सिल्वर सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फेट है, HGS। ठीक है, क्या है? मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड इसको कहा जाता है, मर्क्यूरस सल्फाइड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरी का बना है। ठीक है, मर्क्यूरी बहुत काम किया, हमारे दांतों में फिलिंग में यूज में ली जाती है। चलो बताइएगा, अब आपके लिए एक फॉर्मूला आपको बताना है, होमवर्क है। टूथ डिके के अंदर जो फिलिंग की जाती है उसमें कौन से मर्क्यूरी का सॉल्ट भरा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो, ये जो दोनों ही एलम है, ये कैसी होती है? एंटीसेप्टिक नेचर की होती है। अगर ये एंटीसेप्टिक नेचर की है तो इनका भी कार्य क्या है? इनका भी कार्य है घाव को भरना। ये क्या करती है? घाव को भरने का कार्य करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा अक्सर सेविंग करते वक्त अगर ब्लेड लग जाए तो वहां पर फटाफट से क्या कहते हैं? फिटकरी लगा देते हैं। तो एंटीसेप्टिक नेचर में है तो ये क्या करती है? ब्लड क्लोट करने में मदद करती है। ये क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या है? रक्त का थक्का बनाती है। और ये रक्त का थक्का शरीर के अंदर बनाएगी या फिर बाहर? तो रक्त का थक्का जो है ये बाहर बनाती है। ठीक है, और कई बार आपने एक फिटकरी देखी होगी कि जानवरों के हाजमे के लिए उनको फिटकरी रख देते हैं, उनके जहां पर वो चारा खाती हैं, वो जो चैम्बर हम बनाते हैं, खोर कहते हैं गाँव में उसे ना, तो खोर में रख देते हैं, वो चाटते रहते हैं। तो ये क्या है? ये है फिटकरी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स, जो और केमिकल्स बचे हैं कुछ गैसेस के साथ कवर करेंगे, कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ करेंगे। सो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अब जो आपको होमवर्क दिया है, इस होमवर्क का क्वेश्चन आप जरूर से जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। और क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। थैंक यू।